Welcome again, all the students of class 10. Today we are going for the last some paragraph of the chapter 4 in geography segment. So let's discuss with paragraph wise. The focus on increasing food grains production, which should be on a sustainable basis, and also free trade in grains will create massive employment and reduce poverty in रूरल एरियाज। बच्चों, ये जो अभी तक हमारी गवर्नमेंट जो है ये फूड ग्रेन्स के प्रोडक्शन पर विशेष ध्यान दे रही थी और साथ ही साथ उसे बढ़ावा देने के लिए मिनिमम सपोर्टिंग प्राइस और डिफरेंट सब्सिडीज प्रोवाइड करा रहे थे, लेकिन बहुत हद तक इससे कुछ विशेष हमारे इंडिया में कुछ एक्स्ट्रा चेंजेस नहीं आया है। आज भी लोग गरीब हैं, आज भी लोगों को खाने के लिए उतने अच्छे क्वालिटी का फूड नहीं मिल पाता है। यह दुर्भाग्य है। अब वर्तमान समय में ऐसा लगता है कि गवर्नमेंट को अब सिर्फ फूड ग्रेन के प्रोडक्शन पर ही ध्यान नहीं देना चाहिए, बल्कि गवर्नमेंट को ऐसे ग्रेन्स के प्रोडक्शन पे ध्यान देना चाहिए जो इंडस्ट्रियली रॉ मटेरियल के रूप में काम आता हो और जो महंगे दामों पे बिकता हो। ठीक है, और तभी जाके एग्रीकल्चर के सेक्टर में एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ेगा और हमारे कंट्री में जो पॉवर्टी है, गरीबी है, खास करके रूरल एरियाज में, वो भी रिड्यूस हो पाएगी। There has been a gradual shift from cultivation of food crops to cultivation of fruits, vegetables, oilseed, and industrial crops. This has led to the reduction in net sown areas under cereals and pulses. With the growing population of India, the declining food production puts a big question mark over the country's future food security। बच्चों, अगर हम क्या करते हैं कि हम अपना ध्यान, जैसे कि अभी ऊपर वाले पैराग्राफ में पढ़े हैं, कि फूड ग्रेन्स के प्रोडक्शन से हटाकर ऐसे ग्रेन्स को हम बढ़ावा दे जिसका कॉस्ट ज़्यादा हो, जिसका इंडस्ट्रियल यूज हो, है ना। इससे क्या होगा कि फार्मर्स को अधिक से अधिक उसका कीमत मिलेगा, साथ ही साथ उसका इंडस्ट्रियल यूज होगा तो एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा। लेकिन क्या यह हमारे कंट्री के फ्यूचर के लिए अच्छा रहेगा? अगर मान लेते हैं कि हम फूड क्रॉप्स कल्टीवेशन को छोड़ के, ठीक है, हम फ्रूट्स, वेजिटेबल, ऑल सीड या इंडस्ट्रियल क्रॉप्स को हम ज़्यादा विशेष रूप से ध्यान देते हैं, तो क्या यह हमारे इस बढ़े हुए जनसंख्या के लिए अच्छा रहेगा? इससे कहीं हमारा जो फूड प्रोडक्शन पावर है यह धीरे धीरे डिक्रीज नहीं हो जाएगा और यह हमारे भविष्य में किसी तरह की फूड समस्या पैदा तो नहीं करेगा? यह एक बहुत ही बड़ा सवाल है अपने आप में। The competition for land between non-agricultural uses such as housing, etc., and agriculture has resulted in reduction in the net shown areas। बच्चों, अब एक और कारण है फूड ग्रेन के जो प्रोडक्शन में आजकल कमी आई है, इसमें यह है कि आजकल पॉपुलेशन बढ़ने से जो हमारे एग्रीकल्चर
एरियाज थे उसमें धीरे धीरे डिक्रीज ही ना आया है। क्यों? क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ा, उनको हाउस चाहिए, तो हाउसिंग बिल्ड करने के लिए एग्रीकल्चर एरिया का धीरे धीरे क्या हो गया, रिडक्शन हो गया, जिस वजह से भी फूड ग्रेन का जो प्रोडक्शन है अब धीरे धीरे कम होने लगा है। The productivity of land has started showing a declining trend. Fertilizer, pesticides, and insecticide, which once so dramatical result, are now being held responsible for degrading the soil. बच्चों, अब पहले जो हमारा फूड ग्रेन प्रोडक्शन में कमी आया था हमारे जनसंख्या के बढ़ने से, और जो एग्रीकल्चर फीड थे उनका नॉन एग्रीकल्चर यूजेस से उसका जो एरिया धीरे धीरे डिक्रीज हुआ है, उसके वजह से क्या हुआ कि फूड ग्रेन्स के प्रोडक्शन में तो कमी आया, लेकिन उसे बचने के लिए, ठीक है, हमारे द्वारा मतलब मैक्सिमम फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स और इंसेक्टिसाइड का यूज किया गया, जो कि कुछ समय के लिए तो बहुत अच्छे परिणाम दिए। हमारे यहाँ का फूड प्रोडक्शन भी बढ़ा, फूड ग्रेन्स के प्रोडक्शन में बहुत तेज़ी आई, लेकिन धीरे धीरे बाद में इसके प्रभाव भी देखने को मिला। इसका प्रभाव यह हुआ कि धीरे धीरे जो सॉइल की जो फर्टिलिटी पावर थी वो डिक्रीज होने लगी। सॉइल अब एसिडिक और सॉल्टी होने लगा। सॉइल में जो न्यूट्रिएंट्स पाए जाते थे, जो ह्यूमस होते थे, उनमें अब कमी होने लगा। Periodic scarcity of water has led to reduction in area under irrigation. Insufficient water management has led to water logging and salinity. बच्चों, जैसा कि इससे पहले पैराग्राफ में हम जान चुके हैं कि जो गवर्नमेंट के द्वारा जब सब्सिडी फार्मर्स को प्रोवाइड कराया गया था, तो वे वाटर का इतना एक्सेसिव यूज कर लिए कि अंडरग्राउंड जो वाटर है उसका लेवल बहुत ही नीचे चला गया, जिस वजह से क्या हुआ कि जो कम डेप्थ में, यानी कि लोअर डेप्थ में क्या था, जो बोरिंग किया हुआ हमारे ट्यूबवेल वगैरह थे, ठीक है, पंप वगैरह थे, वो अब वाटर नहीं दे पाते हैं, जिस वजह से जो छोटे फार्मर्स हैं वो अब एग्रीकल्चर को कंटिन्यू नहीं कर पाते, और करते भी हैं तो उस पर कॉस्ट बहुत ज़्यादा आ जाता है, जिसे वो सहन नहीं कर पाते हैं। ठीक है, तो कहीं ना कहीं प्रोडक्शन के डिक्रीज होने में एग्रीकल्चरल एरिया के कम होने के साथ साथ वाटर का एक्सेसिव यूज़, यानी कि वाटर का इनसफिशिएंट जो हमने मैनेजमेंट किया या हमारे गवर्नमेंट के द्वारा जो किया गया था उस समय, वह आज एक बड़ी समस्या के रूप में उभर कर आ रहा है, जिससे क्या हो रहा है, वाटर लेवल डिक्रीज हो रहा है और सॉइल में सैलिनिटी बढ़ गई है। ठीक है, नेक्स्ट, डू यू नो व्हाई फूड ग्रेन प्रोडक्शन हैज remain stagnant or fallen for 6 consecutive years. टेबल 4.2 इंडिया फूड ग्रेन प्रोडक्शन, आप इसमें देखेंगे कि किस प्रकार से पिछले 6 वर्षों में जो फूड ग्रेन का प्रोडक्शन रेट है वो धीरे धीरे कैसे डिक्रीज हुआ है। ठीक है, साथ ही साथ आपको ये क्या करना है, पता लगाना है कि ऐसे कौन कौन से रीज़न हुए जिस वजह से समय दर समय फूड ग्रेन का प्रोडक्शन कम होते गया है। इसका एक नोट्स बनाएंगे आप। चलिए नेक्स्ट हम लोग पढ़ लेते हैं। वन इम्पोर्टेंट रीजन इज लैंड डिग्रेडेशन। बच्चों, ये जो फूड ग्रेन के
जो प्रोडक्शन में धीरे धीरे कमी आया है, उसका एक बहुत ही मेन जो कॉज है वो लैंड डिग्रेडेशन है। ठीक है। फ्री पावर टू अ सेक्शन ऑफ फार्मर्स has encouraged them to pump groundwater to grow water intensive crop in lower land rainfall areas. Rice in Punjab, sugarcane in महाराष्ट्र। देखिए, अब ये जो कारण है लैंड डिग्रेडेशन, इसके पीछे क्या हुआ कि हमारे गवर्नमेंट जो ग्रीन रेवोल्यूशन चलाया था उसमें हमारे फार्मर्स को कुछ विशेष सब्सिडीज मिल गया था, जिस वजह से उन्हें इलेक्ट्रिसिटी पावर सप्लाई फ्री में मिल गया था, पंप बोरिंग करने वो भी फ्री में मिला था बहुत सारे, और कम दाम में मिला, जिस वजह से क्या हुआ कि लोग अंडरग्राउंड वाटर का बहुत ही ज़्यादा यूज करने लगे। और वो ऐसे एरियाज में भी, ठीक है, ऐसे एरिया जहाँ पे लो रैनफॉल होते हैं वहाँ पे मैक्सिमम रैनफॉल वाले क्रॉप्स का भी प्रोडक्शन करने लगे, जैसे राइस पंजाब में, जबकि वो वीट के लिए अच्छा वहाँ का लैंड है, लेकिन गवर्नमेंट के जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस का जो बेनिफिट लेने के लिए एग्रीकल्चर क्या जो हमारे फार्मर्स थे वो क्या किए, अब उन रीजन में भी राइस का प्रोडक्शन करने लगे जहाँ पे लो रैनफॉल होता है, साथ ही साथ शुगर कैन महाराष्ट्र में। ठीक है, ये सब क्या हुआ, ये सब गवर्नमेंट के सब्सिडीज के लालच में ही अगर हम कहें तो एक तरह से ऐसा किया गया, जिसका हमें पूरा परिणाम भुगतना पड़ा। क्यों? क्योंकि वहाँ के जो अंडरग्राउंड वाटर थे उसका एक्सेसिव यूज कर लिया गया। क्यों? क्योंकि जो राइस है इसको मैक्सिमम वाटर चाहिए, मैक्सिमम वाटर चाहिए और समय से समय पर चाहिए, तो इसको वाटर कहाँ से मिलेगा? रेनफॉल तो होगा नहीं वहाँ पे, है ना? क्यों? क्योंकि लो रेनफॉल रीजन है, उतना उसको वाटर नहीं मिलेगा, तो किसके द्वारा मिलेगा? बोरिंग के द्वारा मिलेगा। बोरिंग के द्वारा मिलेगा तो अंडरग्राउंड वाटर धीरे धीरे डिक्रीज होगा। दिस अनसस्टेनेबल pumping has reduced water storage in aquifer, जिसके वजह से क्या हुआ कि अत्यधिक मात्रा में पंपिंग के द्वारा जो वाटर वाटर एग्रीकल्चर के यूज़ में लिया गया, जिस वजह से जो हमारे अंडरग्राउंड वाटर थे उसका स्टोरेज धीरे धीरे घटने लगा। ठीक है, यानी कि उसका लेवल धीरे धीरे कम होने लगा। Consequently, many wells and tubewells have run dry. This has pushed the marginal and small farmers out of cultivation. और इसके एक्सेसिव पंपिंग का यह परिणाम हुआ कि उन रीजन में जहाँ पे लो रैनफॉल एरियाज थे वहाँ पे वाटर लेवल धीरे धीरे डिक्रीज कर गया, जिसका परिणाम हुआ कि मैक्सिमम जो हमारे वहाँ के ट्यूबवेल्स थे, पंप्स थे, वे सूख गए। वहाँ के जो वेल्स थे, कुएं थे, वो सारे के सारे सूख गए। क्यों? क्योंकि वाटर लेवल तो डिक्रीज कर गया, तो वाटर आएगा कहाँ से? ठीक है, तो ये सब धीरे धीरे फेल्योर हो गए। अब इसका परिणाम यह हुआ कि हमारे जो जो छोटे फार्मर्स हैं, ठीक है, अब इनको इरिगेशन करने के लिए वाटर नहीं मिलने लगा, जिस वजह से अब ये मजबूर हो गए कि ये क्या ना करे, खेती ना करे। और अगर ये खेती करना भी चाहते हैं तो वाटर लेवल इतना ना लो हो गया है कि उनके पंप से तो वाटर आएगा नहीं, तो ये कॉस्टली भी हो गया। धीरे धीरे ये कॉस्टली हो गया, जिस वजह से फार्मर्स क्या करने लगे, जो छोटे फार्मर्स थे वे एग्रीकल्चर करना बंद कर दिए। ठीक है, द बिग फार्मर्स विथ
Deeper wells still have water, but many other faces a water crisis. जो हमारे बिग फार्मर्स है यानी कि रिच फार्मर्स है, उनके पास तो डीपर ट्यूबवेल्स थे जिस वजह से उन्हें वाटर अभी भी मिल रहा है, ठीक है। और वे अच्छे से अपना क्या कर रहे हैं, एग्रीकल्चर कर रहे हैं। लेकिन जो हमारे छोटे गरीब किसान थे, वे वाटर क्राइसिस से फेस करने लगे। और ऐसा नहीं है कि बड़े फार्मर्स को भी अधिक दिनों तक वाटर मिलेगा। अगर ये ऐसे ही करते रहें तो आने वाले समय में वहाँ का भी वाटर लेवल डाउन हो जाएगा और उनके भी बोरिंग जो डीप बोर ट्यूबवेल्स है वो भी क्या हो जाएंगे, वाटरलेस हो जाएंगे, ठीक है। Inadequate storage and marketing facilities also act as a disincentive to the farmers। साथ ही साथ बच्चों ये जो गवर्नमेंट का जो इनएडिक्वेट स्टोरेज और मार्केटिंग फैसिलिटीज़ एक्ट है जो फार्मर्स को परेशान करता है, ठीक है। इन्हें मजबूर कर देता है कि अपने फूड ग्रेन्स को उसी मार्केट में जाके बेचे जो गवर्नमेंट के द्वारा प्रोवाइड कराया गया है और उसी दाम में बेचे जो गवर्नमेंट ने उसे उसके लिए अनाउंस किया है, ठीक है। Thus the farmers are badly affected by the uncertainties of production and market। और इससे जो हमारे फार्मर्स होते हैं वो बुरी तरह से प्रभावित होते हैं। They suffer from a double disadvantage as they pay high prices for inputs such as high breeds, seeds, fertilizer, etc., but lack the bargaining power to fix price in their favor। अब जो फार्मर्स होते हैं ये डबल डिसएडवांटेजेस में फंस जाते हैं। इनकी दो समस्याएं हो जाती है। एक समस्या तो ये हो जाती है कि ये फार्मिंग करने के लिए, एग्रीकल्चर करने के लिए अत्यधिक पैसा खर्च किए एग्रीकल्चर इनपुट को प्राप्त करने में, जैसे हाई यील्ड ब्रीड्स जो सीड्स होते हैं या फर्टिलाइजर्स होते हैं या फिर वाटर इरिगेशन के लिए जो सप्लाई होता है, इन सभी के लिए अधिक पैसा खर्चा किए। लेकिन इनके पास वो राइट नहीं होता है कि ये अपने क्रॉप्स को मैक्सिमम दाम पर बेच सके। इन्हें वही कीमत पे बेचना होता है जो गवर्नमेंट के द्वारा तय किया जाता है। All the production reaches the market simultaneously। The higher the supply, the lower is the demand। This causes distress sale also। Therefore there can be no food security without the security of a small farmers। बच्चों साथ ही साथ इनके पास एक और समस्या आती है कि जब फूड क्रॉप्स क्या होते हैं, अधिक प्रोडक्शन हो जाता है तो उसकी डिमांड में कमी आ जाती है और उसका प्राइस धीरे धीरे डिक्रीज़ हो जाता है। तो क्या होता है, गवर्नमेंट को, सॉरी, हमारे फार्मर्स को, खास करके जो छोटे फार्मर्स होते हैं उन्हें बहुत ही ज़्यादा लॉस होता है, ठीक है। इसलिए अगर हम फूड सिक्योरिटी को अगर हम बचाए रखना चाहते हैं, यानी कि हम फूड ग्रेन के प्रोडक्शन को अगर बढ़ावा देने चाहते हैं, तो हमें जो स्मॉल फार्मर्स हैं उन्हें प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराना होगा, उन्हें सपोर्ट प्रोवाइड कराना होगा, ठीक है। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट टॉपिक जो इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑन एग्रीकल्चर है, इसे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।